one of the major primitive reflex is मोरो रिफ्लेक्स. मोरो रिफ्लेक्स अगर मैं बात करूं, जितने भी हमारे सेंसरी सिस्टम्स हैं, आईज, ईयर, नोज, टच, स्मेल, प्रोप्रियोसेप्टिव एंड वेस्टिबुलर, सभी को स्टिमुलेट करता है. मतलब अगर मोरो रिफ्लेक्स पे कोई इश्यूज है, रिटेन्ड है, तो वो पूरे सेंसरी सिस्टम को हिला देगा. मतलब उसको सेंसरी इश्यूज होंगे ही होंगे. तो दे आर इंटरलिंक्ड, मोरो रिफ्लेक्स एंड ऑल द सेंसरी सिस्टम्स. तो आज हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है, कब इंटीग्रेट होता है, कैसे, क्यों रिटेन, मतलब अगर रिटेन हो गया है तो क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे सॉल्व करें. So this is a one go video. I think this is going to be a very long video because Moro reflex is very important. क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर बच्चे में ADHD या ASD डायग्नोस्ड है तो देयर आर 99% चांसेस कि उसको मोरो रिफ्लेक्स रिटेंशन का इशू होगा ही होगा, 99.9%. तो उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का वो हम लोग कैसे सॉल्व करें ताकि सेंसरी इश्यूज भी बच्चे के डाउन आए और बच्चे की लर्निंग इम्प्रूव हो. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो. प्लीज स्टे ट्यून टिल एंड ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो और आप उसको अच्छे से समझ पाएं. हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है. वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सो मोरो रिफ्लेक्स, अब ये बड़ा ही नया नाम है यार, व्हाट इज मोरो रिफ्लेक्स. तो इट इज़ अ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स. प्रिमिटिव रिफ्लेक्स भी अगर आपने नहीं सुना है, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का कंप्लीट वीडियो डिटेल्स हैं, वहाँ पर आप जाके प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की वीडियो देख सकते हैं. व्हाट इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस. सो मोरो रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? इट इज़ अ स्टार्टल रिफ्लेक्स. अगर मैं बात करूं, जैसे ही बच्चा पेट में होता है, वूम में होता है, जेस्टेशन पीरियड में होता है, व्हेन 6 मंथ हो जाते हैं प्रेगनेंसी को, देन इट डेवलप्स. ठीक है, डेवलप होता है और ये बच्चे को हेल्प आउट करता है बर्थिंग प्रोसेस में ये रिफ्लेक्स. और ये जो है बाय द एज ऑफ 4 to 6 मंथ जो है इंटीग्रेट हो जाता है. अब ये मोरो रिफ्लेक्स क्या है? मोरो रिफ्लेक्स इज स्टार्टलिंग, कि बच्चे को आप एकदम से तो बच्चा क्या करेगा? मतलब एकदम से वो आर्म्स और लेग्स उसके ऐसे हो जाएंगे शॉक में, और बच्चा बहुत जोर से रोने लगेगा और ऐसे एकदम से. फिर नेक्स्ट उसका मूवमेंट क्या होगा? पहले ऐसे और फिर ऐसे एकदम से अपने आप को समेट के रख लेगा, और जो भी केयर टेकर है, मदर है, फादर है, जो भी उसके बाद उसको पकड़ने की कोशिश करेगा. तो दिस इज मोरो रिफ्लेक्स. मोरो रिफ्लेक्स, दीज आर इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट्स. बच्चे का इसमें कंट्रोल नहीं होता. जब भी कोई एकदम से सडन मूवमेंट होगी, बच्चे को एकदम से जोर से शेक करेंगे या फिर बच्चे के सामने जोर से साउंड होगी, तो दिस विल हैपन. ठीक है, तो ये मोरो रिफ्लेक्स क्यों जरूरी है? इट इज अ सर्वाइवल थिंग. सबसे इंपॉर्टेंट मोरो रिफ्लेक्स क्या है? इट इज अ सर्वाइवल थिंग, कि जैसे ही कोई डेंजर है, कि जोर से साउंड हुई, बच्चे को जोर से हिलाया और बच्चा जोर जोर से रोने लगे, तो अब मान लीजिए मम्मी काम में लगी हुई है, तो उसको इंडिकेशन हो जाएगी दैट देयर इज सम इशू विद द किड. बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और वो बहुत जोर से रो रहा है और हम लोग भाग कर बच्चे को संभालने जाएंगे. तो इट इज बेसिकली फॉर सर्वाइवल, ताकि केयर टेकर को पता चले और बच्चे की कोई इशू या प्रॉब्लम है उसको हम जाकर देख पाए. तो ये वैसे 3 to 4 मंथ, बट कभी कभी 6 मंथ लग जाते हैं इसको इंटीग्रेट होने में. तो उसके बाद क्या होता है, अगर ये रिटेंशन रह गया है, अगर मान लीजिए वो इंटीग्रेट नहीं हुआ है और मोरो रिफ्लेक्स बॉडी में रह गया है बच्चे की, तो बहुत सारे इश्यूज होंगे. ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मोरो रिफ्लेक्स क्या है? ऑडिटरी मूव. अगर आप क्लैप कर रहे हैं तो दैट इज ऑडिटरी इनपुट. ठीक है, कोई भी आपने उसको सडन मूवमेंट दी तो वो क्या हुआ? वेस्टिबुलर इनपुट. तो आप देखिए, ऑडिटरी मूवमेंट, ठीक है, और वेस्टिबुलर सिस्टम कहाँ है? यहाँ है. तो वेस्टिबुलर इनपुट. तो अगर बच्चे का वो रिटेन्ड है, ठीक है, तो क्या होगा? बच्चे की इन चीज़ों में इश्यूज आएंगे. वेस्टिबुलर है, ऑडिटरी है, तो विजुअल इश्यूज को बच्चे को रहेगा ही रहेगा. ठीक है, तो ये सारे जो हैं 7 सेंसेस को इफेक्ट करेगा. और व्हाट विल हैपन, बच्चे को हाइपर सेंसिटिविटी या फिर सेंसरी ओवरलोड के इश्यूज रहेंगे. बच्चा तेज वॉल्यूम किसी भी चीज़ की आ रही है तो वो एकदम से ऐसे
मतलब कान बंद कर रहा है, चिल्लाना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, सहम जाता है, ज़्यादा लाइट आ गई उसको एकदम से इनसिक्योर लगेगा और वो एकदम से घबरा जाएगा, ठीक है। वो सेंसिटिव रहते हैं स्मेल की तरफ, कि उनको आपको स्मेल नहीं पता चलेगी बट कहीं और कुछ बन रहा है और वो उसको स्मेल से इरिटेशन होगी, वो स्निफ करेगा जगह जगह जाके। टच में उसको इशू रहेंगे कि उसको टच गिलगिले पसंद नहीं है, उसका बॉडी बैलेंस अच्छा नहीं रहेगा, बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहेगा, पोस्चर अच्छा नहीं रहेगा, हमेशा बच्चे को एंग्जाइटी रहेगी कि मतलब घबराहट और एकदम वो ऐसे ऑन द रन, जैसे कहते हैं ना इधर उधर की, भी उसको बेचैनी टाइप और डिप्रेशन टाइप रहेगा, सोसाइटी से अपने आप को अलग रखना पसंद करेंगे वो बच्चे, मिक्सअप नहीं होंगे सोशली इतना, तो बहुत सारे इश्यूज रह जाते हैं बच्चे में। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्लाइट और फाइट इशू, कि बच्चे को मैक्सिमम एंग्जाइटी और वो बच्चा ठहराव टिकाव नहीं दिखेगा। और अगर मैं बात करूँ ADHD ऑटिज्म और मोरो रिफ्लेक्स के सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में क्या पाया जाता है, अगर ADHD और ऑटिज्म बच्चे को डायग्नोज हुआ है तो आप मोरो रिफ्लेक्स के लिए ज़रूर चेक करें। कई बार क्या होता है, हम ईयर्स ऑफ थेरेपी कराते हैं कि मेरे बच्चे की स्पीच नहीं आ रही है, मेरे बच्चे के सेंसरी इश्यूज डाउन नहीं आ रहे हैं, बिकॉज हमने मोरो रिफ्लेक्स पे या प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम नहीं किया है, ठीक है। जैसे ही आप प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे और बच्चे की जो इंटरेक्शन, स्पीच आ गई, 2 वर्ड आ रही है, बच्चा लेकिन अपने आप से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, अपने आप से बातें नहीं कर रहा है, बिकॉज देयर इज रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस, तो उन सब पे हमें काम करना ज़रूरी है। तो ये सारा था रिटेन्ड के बारे में कि रिटेन्ड है तो ये इश्यूज आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, यार मुझे कैसे पता चलेगा कि वो रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस मोरो रिफ्लेक्स है या नहीं है, मैं कैसे उसको आइडेंटिफाई करूं? तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ वीडियोज, सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वीडियो। इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में जब बच्चे को आप बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे, आप देखेंगे बच्चा डर रहा है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है और फ्लिंच कर रहा है। बट अगर रिटेन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस नहीं हैं, आप देखेंगे ये बच्चा सिर्फ 2.25 साल का है और वो उस मूवमेंट को एंजॉय कर रहा है और डर नहीं रहा है। तो दिस इज नंबर 1 टेस्ट। नंबर 2 टेस्ट, आपने क्रॉस लेग करके बच्चे को इस तरह से डाउनवर्ड फीट टच करने को कहना है। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो देयर आर चांसेस कि वहाँ पर मोरो रिफ्लेक्स रिटेन्ड है। सेम टेस्ट मैंने एल्डर किड के साथ किया, आप देखेंगे वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो मोरो रिफ्लेक्स रिटेन्ड है। थर्ड टेस्ट कि जैसे ही आप उसको जिम बॉल पे पीछे मूव करने के लिए कहेंगे तो वो नहीं कर पाएगा और अनबैलेंस मूवमेंट रहेगा। कृष्णव का अभी ये सॉल्व आउट हो गया है थोड़ा, क्योंकि मैं लास्ट 6 मंथ से इस पे काम कर रही हूँ, तो आप देखेंगे वो ईजिली अब जिम बॉल पे सपाइन पोजीशन में जा पा रहा है। टेस्ट नंबर 4 कि इस तरह से आपने बच्चे को हाइट से ड्रॉप करना है। अगर बच्चा सहम कर अपने चेस्ट के आगे हैंड ले जाता है तो वो रिटेन मोरो रिफ्लेक्स है। सो दीज आर 4-5 मेथड जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करे हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे में मोरो रिफ्लेक्स रिटेन्ड है या नहीं है। और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि बच्चे में वो रिटेंशन है या नहीं है। तो वो मैं आपको एक्टिविटीज़ के साथ कि कैसे उसको एक्यूरेट करना है, उन एक्टिविटीज़ के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। कृष्णव के साथ मुझे 5-6 मंथ्स हो गए हैं मोरो रिफ्लेक्स पे काम करते हुए, तो उसका काफ़ी सारे इश्यूज डाउन आ गए हैं। तो आप उसमें देखेंगे कि वो सफाइन पोजीशन में अब इजीली जा रहा है, उसको इश्यू नहीं आता है। उसका जो स्टार्टलिंग वाला है, क्योंकि इतना था भी नहीं बट थोड़ा था, वो कम हो गया है। अभी भी थोड़ा सा फ्लिंचिंग रहता है। अगर मैं उसके साथ कंटिन्यूअसली काम करूँगी विद इन 3-4 मंथ्स आई होप वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो उसके बाद आई विल से कि बिहेवियर में जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस और बिहेवियरल में अग्रेशन है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए मोरो रिफ्लेक्स से फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स रहेगा, तो बच्चे का अग्रेशन कि हम बोलते हैं ना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, वो सब चीज़ें बिहेवियर में आ जाती हैं, तो वो भी उससे रिड्यूस हो जाती हैं। तो ये सारे तरीके थे जिससे आप रिटेंशन का पता लगा सकते हैं। मैं आपको बार बार हर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई जस्ट शेयर जो मैं कर रही हूँ और जितना मुझे नॉलेज है। तो आप प्लीज़ अगर कोई भी चीज़ फॉलो कर रहे हैं या फिर आपको लगता है, आप अपने थेरेपिस्ट से भी कंसल्ट कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। बाकी मैं ये भी है कि इन एक्टिविटीज़ का कोई हार्म नहीं है
अगर आप घर में करते हैं तो। बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपको लगता है कि मुझे चेक करना है या फिर कोई इश्यूज है, क्रॉस चेक विद योर थेरेपिस्ट। ऑलराइट, तो ये सारा रिटेंशन पे था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें। अब हम बात करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व आउट किया जाए। अब प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या होते हैं? दे आर इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट। इनवॉल्यूमेंट्री कि बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं है, वो सडन मूवमेंट्स अपने आप हो रही हैं क्योंकि ब्रेन एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो जब हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं तो व्हाट विल हैपन कि जो पुराने न्यूरल कनेक्शन है, इनवॉल्यूमेंट्री कनेक्शन है, उनको हम सर्टेन न्यू मूवमेंट्स देते हैं, मूवमेंट्स देते हैं, रेगुलरिटी पे और एक फ्रिक्वेंसी पे देते हैं, ताकि जो वो पुराने न्यूरल कनेक्शंस हैं उनको हम ब्रेक करते हैं और ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं। दैट मीन्स अनलर्न द ऑन ओल्ड पैटर्न एंड लर्न द न्यू पैटर्न। तो अब हम न्यू पैटर्न ब्रेन को दे रहे हैं ताकि वो इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट का जो पैटर्न है वो ब्रेक हो और बच्चा वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट कि उसका ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन आए। अब वो अपने आप सडन मूवमेंट्स ना करे, अब वो सोच समझ के अपने ब्रेन से बॉडी को कंट्रोल करके वो मूवमेंट्स करें। तो ये एक्सरसाइजेज उसमें हेल्प करती हैं। जब ब्रेन का बॉडी पे कंट्रोल आएगा तो ओवरऑल बॉडी कोऑर्डिनेशन, पोस्चर, वेस्टिबुलर इश्यूज, बच्चे की अटेंशन, फोकस, लर्निंग एंड स्पीच, उन सब में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टारफिश एक्सरसाइज, अभी मैं लेटाकर करा रही हूँ। अगर बच्चा बड़ा है तो आप चेयर पे भी करा सकते हैं। इसमें मैं फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ कराऊंगी। बच्चे को बिठाना है, राइट हैंड ऊपर और राइट लेग ऊपर, इस चीज़ का ध्यान देना है। और फिर बच्चे को लेटना है और हैंड ओपन, आर्म ओपन। देन अगेन हमें बच्चे को बिठाना है और नेक्स्ट मूवमेंट क्या रहेगी? लेफ्ट हैंड ऊपर और लेफ्ट लेग ऊपर। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। राइट हैंड एंड राइट लेग, लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग, और ऑल्टरनेट में ये मूवमेंट कराना है। और इस एक्सरसाइज को दिन में 2 बार हमें 15-15 टाइम्स के लिए रिपीट ज़रूर करना है। एक्सरसाइज नंबर 2, तो ब्रिज पोज कराना है। हैंड को नमस्ते पोजीशन पे चेस्ट पे रखना है। इससे बच्चे के जो स्टार्टर रिफ्लेक्सेस हैं ये चले जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो ये भी हमें 10 टाइम्स करना है। अगर बच्चा खुद नहीं कर पा रहा है तो हैंड से सपोर्ट देते हुए इस तरह से फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ कराना है। थर्ड एक्टिविटी, जिम बॉल पर सफाइन पोजीशन में हमें बच्चे को लेटाना है और इस तरह से रॉकिंग मूवमेंट देना है ताकि बच्चे के स्टार्टर रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट हों। इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। मैंने सपाइन पोजीशन में कृष्ण को लिटाया। अब मैं उसको इंस्ट्रक्ट करूँगी टच ए, टच 1, टच सर्कल, टच बलून। तो इससे भी बच्चे के जो मोरो रिफ्लेक्सेस हैं वो इंटीग्रेट होते हैं। एक्टिविटी नंबर 5, बच्चे के नीज़ को चेस्ट पे प्रेस करवाना है, हैंड से होल्ड कराना है, अपर बॉडी को उठाना है और बॉडी को रॉक करना है। तो दिस इज़ अ गुड एक्टिविटी फॉर मोरो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज नंबर 6 इज़ पिजन वॉक। मैंने इस तरह से फुटप्रिंट्स बना दिए हैं विजुअल के लिए ताकि बच्चा उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि किस तरह से मुझे अपने लेग्स को प्लेस करना है। अब बच्चा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका बैलेंस अच्छा नहीं है, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है और मोरो रिफ्लेक्स रिटेन है, तो आपने फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ उसको हेल्प आउट करना है। और इस तरह से जब आप उसको फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ कराएंगे दिन में 2 बार, सुबह और शाम, तो उसके मोरो रिफ्लेक्सेस में इम्प्रूवमेंट आएगी, बॉडी बैलेंस इम्प्रूव होगा। एक्सरसाइज नंबर 7 इज़ डक वॉक। पहले टोज इनवर्ड थे, अब टोज आउटवर्ड हैं। तो उसमें भी बच्चे को आपने हेल्प आउट करना है फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ कि आपने टोज आउटवर्ड रखने हैं। बच्चे को आप शोल्डर पे हैंड रखने के लिए कह सकते हैं ताकि बच्चा गिरे नहीं और सेफ फील करे और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। तो दिस इज़ डक वॉक। ये दोनों जब बच्चा नहीं कर पा रहा है तो ये भी एक साइन रहता है रिटेन्ड मोरो रिफ्लेक्स का। जब हम बड़े बच्चे के साथ ट्राई करेंगे, हम लोगों ने उसको हैंड में इस तरह से एक ऑब्जेक्ट देना है बैलेंस करने के लिए और वॉक करने के लिए कहना है। आप देखेंगे इस बच्चे को बड़ा मुश्किल हो रहा है बॉडी पोस्चर और ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने में, तो दिस इज साइन ऑफ रिटेंशन। नेक्स्ट आप सेम एज ग्रुप के बच्चे को देखेंगे, ये पिजन वॉक करते हुए बड़ा ही इजीली ऑब्जेक्ट को हैंडल करते हुए वॉक कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर मोरो रिफ्लेक्स का रिटेंशन नहीं है।
सेम गोज विद डक वॉक। डक वॉक में टोज आउटवर्ड हैं तो ऑब्जेक्ट ऊपर से पकड़ना है, पिजन वॉक में ऑब्जेक्ट को नीचे से पकड़ना है। तो अगेन देखेंगे आप बॉडी बैलेंस करने में और आइडेंटिफिकेशन में मुश्किल आ रहा है। एंड हेयर देर इज़ नो रिटेंशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। ईजी वॉक बहुत ब्यूटिफुली हो रहा है, तो हमें ये लेवल चाहिए। बच्चा अगर 6+ है और रिटेन मोरो रिफ्लेक्स है तो हम ये एक्टिविटी करा सकते हैं। बॉल के साथ बॉल को हिट करना है, अपर बॉडी को उठाना है और बॉल को कैच करना है। तो दिस इज़ अ ग्रेट एक्टिविटी एल्डर किड्स के लिए। छोटे बच्चे इसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से अब हमने समझा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि मोरो रिफ्लेक्स रिटेन है, कैसे उसको इंटीग्रेट करना है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या रहेगी कि किस फ्रिक्वेंसी में, क्योंकि देखिए जब भी हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे काम करते हैं, इंटीग्रेशन पे काम करते हैं, तो हमें 2 चीज़ें माइंड में रखनी है इंटीग्रेशन में कि किस फ्रिक्वेंसी से हमें देनी है और कितने टाइम तक देना है। तो सबसे पहली बात देखिए, अगर आप इसको ये सोचें, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टारफिश एक्सरसाइज है। दिखने में बड़ी सिंपल है बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो सिंपल है, इजी टू डू है। ये एक्सरसाइज हमें मिनिमम 2 बार, अगर 3 बार हो सकती है तो वेल एंड गुड, मिनिमम 2 बार हमें 15-15 टाइम्स के लिए दिन में करना है। बाकी सभी एक्टिविटीज़ चाहे दिन में आप 1 बार परफॉर्म कीजिए, ठीक है। बट स्टारफिश क्योंकि उसका फ्रिक्वेंसी हमें देते रहना है बच्चे को, ताकि जो उसके पुराने पैटर्न्स बने हुए हैं इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट को, उसको हम ब्रेक कर पाएँ, तो वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ रेगुलरिटी और सिंसेरिटी के साथ स्टारफिश एक्सरसाइज कराएं और बाकी सारी एक्सरसाइजेस कराएं, तो बच्चे का बॉडी बैलेंस, मोटर कंट्रोल और जो वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव इश्यूज हैं वो बहुत हद तक डाउन आएंगे। बच्चे की हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपो सेंसिटिविटी भी डाउन आएगी। तो जो सेंसरी इश्यूज हैं ओवरऑल हम उनको बहुत ईजिली कंट्रोल कर पाएंगे इन एक्टिविटीज़ के साथ। आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी कि मोरो रिफ्लेक्स क्या है और कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैं आपको रिपीटेडली बोल रही हूँ, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स बहुत ही अननोन टेरिटरी है इन इंडिया में मैक्सिमम लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस किस पे रहता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन एंड स्पीच। इसका नॉलेज बहुत कम लोगों को है। प्लीज़ आप ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो हम लोग कंफ्यूज्ड हैं या फिर प्रॉब्लम में है कि ईयर्स ऑफ थेरेपी के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो दिस इज़ द लिंक, मतलब दिस इज़ द थिंग कि आप इस पे भी काम कीजिए एंड विद इन 3-4 मंथ्स आपको रिजल्ट्स नज़र आने लगेंगे। एंड इफ़ यू फाइंड एनी बेनिफिट्स, मतलब आपको प्रिमिटिव रिफ्लेक्स थेरेपी करने से कोई बेनिफिट मिला है, तो प्लीज़ उसका डिटेल में एक क्रक्स मुझे कमेंट्स में डालिए, ताकि मैं और लोगों को और पेरेंट्स को उसकी नॉलेज दे पाऊँ और उनको मोटिवेट कर पाऊँ टू फॉलो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, ताकि उनके बच्चों में भी जल्दी चेंज आए। एंड मैं दुआओं में बहुत बिलीव करती हूँ। आप प्लीज़ जब वो पॉजिटिविटी शेयर करेंगे, आपको नहीं पता किसकी दुआ कहाँ कब लग जाए। कहते हैं ना, कर्म की लाठी की आवाज़ ज़्यादा होती है, तो सेम गोज मैं मानती हूँ। मैंने ये चैनल शुरू किया है उसके बाद से कृष्णा में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इतनी सारी विशेज़ आप लोगों की होती है कि मुझे ऐसा लगता है वो उन विशेज़ से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। कृष्णा इज़ ग्रोइंग। तो वो चीज़ आप अपने आप तक मत रखिए, प्लीज़ दूसरे पेरेंट्स को मोटिवेट कीजिए, उनको वो चीज़ें शेयर कीजिए, तो क्या पता वो दुआ दिल में, मतलब कहते हैं ना, आपको बहुत प्यास लगी और आपको ऑल ऑफ ए सडन बस ये हो कि काश कोई मुझे पानी पिला दे, और आपको पानी मिल गया, और आपके मन से क्या लगेगा, भगवान इसका भला करे बस, मतलब आज तो बिल्कुल प्राण निकले जा रहे थे और उसने मुझे पानी। तो यार उनके भी प्राण निकल रहे हैं अपने बच्चों के लिए, दे आर लाइक क्राइंग। मतलब अगर मैं वो फेज़ याद करूँ, मैं दिन रात रोती थी कृष्णव के लिए। तो आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब आप नहीं समझ सकते यार कि वो कहते हैं ना, अंधेरे में एक चिराग दिखाना। जब आपको कोई, आप उनको वो शेयर करेंगे या दिखाएंगे, तो उनमें कितनी ज़्यादा उम्मीद जागेगी और वो उस उम्मीद के साथ काम करेंगे, और अगर रिजल्ट मिलेंगे तो वो क्या कहेंगे, यार भला हो उस बंदी का जो उसने मुझे बताया, वरना मैं कितने दिनों से डिप्रेस थी। तो वो चीज़ प्लीज़ आप शेयर कीजिए, ताकि और पेरेंट्स जो है मोटिवेट हो, काम करें और आपको भी विशेस दें। थैंक यू सो मच एंड कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच।